चलिए ठीक है, तो पहले होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर लिखे हैं किसी ने? नंबर लिख रखे हैं क्या? नो, नहीं लिख रखे। किसी ने क्वेश्चन नंबर लिख रखे हैं? जो जो डिस्कशन करना है उनके। ठीक है, चलो। तो कौन से बिगिनर बॉक्स तक हो गया था अपना? सेकंड में कहां तक हो गया था? सेकंड कंप्लीट हो गया था। चलो, इसमें थर्ड एंड फोर्थ दो और बच रहे हैं। चार ही है ना इसमें, थर्ड एंड फोर्थ। चलो, सबसे पहले तो बिगिनर बॉक्स नंबर थर्ड में आ जाओ। कितने क्वेश्चन है इसमें? ठीक है, तो बिगिनर बॉक्स नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें भी डाउट है बेटा हैंड टच कर देना, ठीक है ना। बिगिनर बॉक्स थर्ड क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 4 कौन सा है बेटा, दिखाना एक बार। लिखा है था ना यार, ये तो क्लास में क्वेश्चन है। तो 5/4 दो चीजें लिखाई थी मैंने, बोला था स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, याद रखना है सीधा इसको, है ना। 4 के बाद 5 नहीं है किसी को डाउट? बिगनर बॉक्स नंबर 4 पे आ जाओ। कितने क्वेश्चन है इसमें? 8 क्वेश्चन है। चलिए, तो बिगनर बॉक्स नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4। हाँ, देखा बेटा एक बार। हाँ देखो, ये तो बता रखा ना मैंने, पावर फैक्टर अगर पॉजिटिव है इसका मतलब क्या होता है? वी लीड कर रहा है, और वी लीड करता है मतलब इंडक्टिव नेचर। और अगर नेगेटिव आता है तो वी लेग कर रहा है, और वी लेग कर रहा है मतलब कैपेसिटिव नेचर, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। नहीं है डाउट किसी को? चलो, एक्सरसाइज 1 में आ जाओ। एक्सरसाइज 1 में कहां तक दे दिया था बताओ? चलो ठीक है, मैं देख लेता हूं एक बार। एक्सरसाइज 1 में मैं नंबर बोलना शुरू करता हूं ना। क्वेश्चन नंबर 20, मैं एक बार नंबर बोल देता हूं, अगर उसके बाद भी आपको लगे यार ये क्वेश्चन छूट गया है तो फिर आप अपनी तरफ से नंबर बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, 28, 40, 41, 42, 43, 44, 44। अच्छा, ये बोल रहा है कि रेजोनेंस, एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस की बात कर रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अच्छा देखो, रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, करंट तो मैक्सिमम होता ही है, लेकिन फेज डिफरेंस 0 हो जाता है वी और आई का। समझ गया? तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं बेटा? करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम एंड फेज डिफरेंस इज π/2। गलत है ये तो। फेज डिफरेंस 0 रहेगा और करंट मैक्सिमम रहेगा। कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन, ठीक है ना। 45, 46, 46 में क्या बोल रही है? आरएलसी सर्किट के बारे में बोल रहा है। अच्छा, वोल्टेज अक्रॉस एल एंड सी आर डिफर बाई पाई, सही बात है ना। फेजर डायग्राम बनाओ आप इसका। जब आप आरएलसी में फेजर डायग्राम बनाते हो तो इधर तो किसका वोल्टेज लेते हो आप? आर का। इधर किसका वोल्टेज लेते हो? एल का। और इधर किसका वोल्टेज लेते हो? सी का। तो पहला ऑप्शन है, एल और सी के वोल्टेज में कितना डिफरेंस है? पाई का। 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। सेकंड है, करंट थ्रू द एल एंड आर इन द सेम फेज। करंट तो सब में सेम रहती है ना। बाकी एक एक ऑप्शन देख लो, क्या दिक्कत है। क्लियर है? 47, 48, 49, 49। परसेंटेज का खेल है यार ये तो। देखो, इसमें ये बोल रहा है कि आरएलसी सर्किट है और रेजोनेंस है, और एल को हमने 25% बढ़ा के और सी को 20% कम कर दिया, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो एक काम करते हैं, पहले का इंडक्टेंस अपन एल मान लेते हैं और कैपेसिटेंस अपन सी मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर पहले का इंडक्टेंस अगर एल है तो बताइए, L1 को मैं एल ले लूं और C1 को मैं सी ले लूं। क्लियर है? तो पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी उसको अगर मैं ओमेगा लिखता हूं तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/√LC। हो गया बात। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एल को आपने कितना बढ़ाना है? 25% बढ़ाना है। तो बता बेटा, अगर एल को मैंने 25% बढ़ा दिया तो नया एल कितना हो जाएगा? एल प्लस 25% ऑफ एल।
तो ये आपके पास आएगा 1.25 एल। क्लियर है? सी को 20% डिक्रीज कर दिया, तो अगर सी को 20% डिक्रीज कर दिया तो बता बेटा सी कितना आएगा नया, सी माइनस 20% ऑफ सी, तो ये आपके पास आएगा 0.8 सी, और नई फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो वापस यही आ जाएगी, सेम आ जाएगी। ठीक है? 49 49 50 51, देख रेजोनेंस है, कैसे पता चला रेजोनेंस है? VL बराबर VC, L का वोल्टेज 10 और C का वोल्टेज भी 10, तो VL बराबर VC जो कंडीशन है वो किसके लिए होती है? रेजोनेंस के लिए होती है। ठीक है? अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है कि R को चेंज करेंगे। अच्छा, R को चेंज करने से क्या होगा बताओ मेरे को? सर्किट में करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू V बाई आर। अगर आपने I को R को चेंज करा तो I भी चेंज होगा, और सर्किट में जब करंट चेंज होगी ना तो सबका वोल्टेज चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? L का वोल्टेज होता है IXL, C का वोल्टेज होता है IXC, तो XL और XC तो सेम ही रहेंगे ना, वो तो चेंज होने से रहे, लेकिन करंट चेंज होने से L और C के अक्रॉस वोल्टेज चेंज होगा। ठीक है ना? वोल्टेज चेंज होगा बट रेजोनेंस कंडीशन अभी भी रहेगी। जैसे मान लो XL बराबर XC है, I पहले जितना था आपने I को डबल कर दिया, तो L का वोल्टेज भी डबल और C का वोल्टेज भी डबल, तो नया वोल्टेज भी तो बराबर ही है दोनों का, तो रेजोनेंस कंडीशन अभी भी रहेगी। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 52 52 53 53 क्या बोल रहे हैं? अच्छा, अपन ने ग्राफ नहीं बनाया था क्या? ये बोल रहे हैं कि इन ऐसी सर्किट डिक्रीज इन द इम्पिडेंस विद द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एक बात बता, इम्पिडेंस और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ अपन ने पढ़ा था? कैसा ग्राफ बना था? वी शेप का, याद है आपको? कैसा ग्राफ बना था? वी शेप का बना था। जेड और एफ में ग्राफ जो बना था वो वी शेप में बना था, ऐसा ग्राफ बना था, ये जेड और एफ, तो इस तरह का ग्राफ अपने का उसमें बना था। और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी थी? रेजोनेंस। अब याद करो, मैं बोलता था कि एफ लेस देन एफ आर पर क्या होता था? कैपेसिटिव नेचर, याद है आपको? और एफ मोर देन एफ आर पर क्या होता था? और एफ इक्वल टू एफ आर पर रजिस्टिव नेचर। ये सब नोट्स में लिखा है बेटा मैंने। अच्छा, अब ये आपसे क्या बोल रही है कि इम्पिडेंस डिक्रीज कर रहा है फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने के साथ। इम्पिडेंस क्या कर रहा है? डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के साथ। तो मेरे हिसाब से इस वाले पोर्शन की बात हो रही है। इस वाले पोर्शन में फ्रीक्वेंसी बढ़ने से इम्पिडेंस डिक्रीज हो रहा है, इस वाले पोर्शन में फ्रीक्वेंसी बढ़ने से इम्पिडेंस बढ़ रहा है। तो कौन से वाले पोर्शन की बात हो रही है? एफ आर के पहले वाले की, और एफ आर के पहले क्या रहता है? कैपेसिटिव नेचर। तो बताओ कौन सा सर्किट रहा होगा? ये आरसी सर्किट रहा होगा। ठीक है ना? चलिए 54 55 56 56 है, डाउट नहीं है? 57, कितने क्वेश्चन है इसमें? 75 तक है। 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 एंड 75। मेरे को नहीं लग रहा कि तुमने ऐसे का पूरा होमवर्क किया होगा। सच में करा है? ईमानदारी से बता ना, कितने बच्चों ने पूरे क्वेश्चंस किए हैं जो होमवर्क में मिले? पूरे। अगर एक भी छोड़ दिया तो हाथ खड़े मत करना। जितने क्वेश्चन दिए पूरे किए हूं मैं। कितने बच्चों ने किए हैं पूरे क्वेश्चन? बन गया मतलब तुम लोगों से? पक्का? एक्सरसाइज 2 में आ जाओ फिर। अब एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4 में तो फॉर्मूला है क्वालिटी फैक्टर का। फॉर्मूला क्या है क्वालिटी फैक्टर का? 1/r अंडर रूट में L/C। ठीक है? आप 4 सर्किट दे रखे हैं बेटा, चारों का क्यू निकालेंगे, जिसका क्यू हाईएस्ट होगा उसकी ट्यूनिंग सबसे बेटर होगी। मैंने बता रखा है आपको, क्यू का ज्यादा होना मतलब ट्यूनिंग का बेटर होना। मैंने समझाया था, याद है आपको? नोट्स में भी लिखाई थी ये बात मैंने। तो क्यू जिसका हाईएस्ट होगा, अब 4 सर्किट दे रखे ना आपको, RLC 3 वैल्यू दे रखी है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसे बना के,
तो सबका क्यू निकालना पड़ेगा। क्यू के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे बेटा? नहीं याद है फॉर्मूला, 1/r√LC, L/C, है ना। चारों पे वैल्यू रखेंगे, जिसका क्यू सबसे हाईएस्ट होगा उसका बेटर ट्यूनिंग होगा। ठीक है। क्वेश्चन 5 7, ओ पेन ही नहीं चलाना, पेन ही नहीं चलाना। क्वेश्चन 7 में डाउट है? देखो मेरी बात सुनो, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें कैलकुलेशन पॉसिबल ही नहीं है, उनमें ऑप्शन से करना पड़ता है और कोई तरीका ही नहीं होता उनका। ये क्वेश्चन सिर्फ ऑप्शन से हो सकता है, तुम इसमें कुछ कैलकुलेट ही नहीं। अच्छा तुम इसमें कैलकुलेट क्या करने बेटा, चल मेरे को बताओ। चलो देखो आपके दिमाग में क्या आया होगा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि एसी सोर्स 12 वोल्ट है और करंट है 0.2, इससे तुम जेड निकाल सकते हो बस। अरे तो ये भी नहीं बता जेड निकाला था, क्या जेड निकाल सकते हो ना? जेड आया होगा 60। क्या करूं मैं जेड का? क्या जेड से मुझे पता पड़ता है क्या कौन सा सर्किट है? अरे तुम जेड की वैल्यू देख के बता सकते हो कि ये सर्किट आरसी है, आरएल है, एलआर है? जेड की वैल्यू से बता सकते हो क्या? जेड की वैल्यू थोड़े ना सर्किट तय करेगी। अच्छा फिर ये बोल रहा है कि आपने उसी सर्किट को 12 वोल्ट डीसी सोर्स के साथ जोड़ दिया तो करंट आ गई 0.4, तो तुमने इसमें आर निकाल लिया होगा, आई बराबर वी अपॉन आर। तो 12/0.4 कितना आया था ये? उसका आधा आया होगा, पहले 60 था तो 30 आया होगा। तो ये तो पता चल गया कि जब एसी सोर्स जोड़ा तो सर्किट का जेड कितना है? 60। और आपने जब डीसी सोर्स जोड़ा तो आर कितना आ गया? 30। इससे तुम क्या निकाल सकते हो? एक्स निकाल सकते हो, एक्स भी निकाल सकते हो। अरे आर पता चल गया, जेड पता चल गया, तो एक्स निकाल सकते हो ना। अब क्या करोगे उनका बैठ के? कुछ नहीं कर सकते। तो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करें? किसी के पास आइडिया हो तो बताओ मेरे को। सोचो आप। डीसी के लिए एक्सी इनफाइनाइट होता है। अरे डीसी सोर्स के लिए एक्सी कितना होता है? तो अगर डीसी सोर्स के लिए अगर एक्सी इनफाइनाइट है तो बताओ क्या कैपेसिटर सर्किट में डीसी करंट फ्लो होने देगा? कैपेसिटर सर्किट में डीसी करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा। अब ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि आपने जब 12 वोल्ट का डीसी लगाया ना तो करंट है 0.4। इससे एक चीज क्लियर होगी कि आपके सर्किट में कैपेसिटर नहीं हो सकता। अगर कैपेसिटर होता तो सर्किट में करंट का फ्लो ही नहीं हो पाता। कैपेसिटर में डीसी करंट नहीं चलता, और ये चीज अपन ने पहले पढ़ ली है। कब? अरे जब अपन कैपेसिटर पढ़ते थे ना, चार्जिंग डिस्चार्जिंग सिखाई थी मैंने, याद है? स्टडी स्टेट में कैपेसिटर बिहेव एज ओपन सर्किट। तो कैपेसिटर में डीसी करंट का फ्लो होता है कि नहीं होता? और डीसी सोर्स लगाने पर भी सर्किट में करंट चल रहा है। इसका मतलब सर्किट सर्किट में कैपेसिटर तो नहीं है। कैपेसिटर नहीं है तो सर्किट प्योर रेजिस्टिव भी हो सकता है, प्योर इंडक्टिव भी हो सकता है, और सर्किट आरएल भी हो सकता है। तो तीन ऑप्शन बन सकते हैं इसमें, सर्किट में भी रेजिस्टिव, सर्किट में भी इंडक्टिव, सर्किट में भी आरएल। बोलो क्लियर है? ऑप्शन से करो। क्या सीरीज एलआर पॉसिबल है? सीरीज आरसी पॉसिबल? सीरीज एलसी पॉसिबल? सीरीज एलसीआर पॉसिबल? बस तीन ऑप्शन नहीं है तो एक ही ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन आप कैलकुलेशन से कर ही नहीं सकते, मतलब इसमें कोई डेटा ही नहीं जिससे आप कुछ कैलकुलेट करो। ये क्वेश्चन केवल और केवल ऑप्शन से कर सकते हैं आप। क्लियर है? अब कोई हाँ बोल बेटा। बेटा स्टेडी स्टेट की वैल्यू दी जाती है हमेशा, जो वैल्यू देते हैं ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि इंडक्टर में इतनी करंट है, तो वो कौन सी करंट है? स्टेडी स्टेट की करंट होती है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 9, 11, 12, 15, 16। तो तू क्यों हाथ खड़ा कर रही है उसका? वो खुद ही कर लेगी ना। क्या? कौन सा क्वेश्चन? 15 में?
अच्छा ठीक है, देखो इसमें दो फ्रीक्वेंसी पूछी है, एक तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और एक सोर्स की फ्रीक्वेंसी। तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी तो सोर्स का जो वोल्टेज दे रखा है उससे निकाल लो आप, है ना। देखो सोर्स का वोल्टेज क्या दे रखा है पहले तो बताओ आप। अच्छा ऑप्शन हर्ट्ज में और दे रखे हैं, तो उसका भी ध्यान रख के काम करना है ना। देखो सोर्स की इक्वेशन दे रखी है आपके पास में 200 साइन 100t, ये आपको इक्वेशन दे रखी है सोर्स की। तो आपको पता है ना कि टी के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है वो ओमेगा रहता है, तो ओमेगा निकल गया यहां से 100, और ओमेगा अगर 100 आ गया तो बोलो बेटा एफ कितना होता है, एफ होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई, यही होता है। तो ओमेगा कितना हो गया 100 अपॉन में 2 पाई, तो ये हो गया 50 अपॉन पाई हर्ट्ज। ये किसकी फ्रीक्वेंसी निकाली मैंने, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या सोर्स फ्रीक्वेंसी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम लोग, फॉर्मूला है उसका तो अपने पास, क्या होता है फॉर्मूला, एफ एफ निकालना है ना, हर्ट्ज में निकालना है, तो 1/2 पाई अंडर रूट में एल सी। बस एल और सी क्वेश्चन में, एल और सी दोनों क्वेश्चन में दे रखे आपको, उससे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बचेगी। क्लियर है। चलिए उसके बाद में आप देखें क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बोलो, 20, 21, 24, 25, हाँ कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2 का। हाँ तो अब बैंडविड्थ कैसे निकालोगे आप, आर बाई एल से बैंडविड्थ में निकाल सकते हो, ये भी सही तरीका है। ठीक है चलिए अब एक्सरसाइज नंबर 3 में आ जाओ। एक्सरसाइज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3। यार मैंने ना एक क्वेश्चन कराया था आपको, मैंने इंस्टेंट देखो आपके नोट्स में एक क्वेश्चन होगा, उसमें मैंने बोला होगा कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस पावर, उसमें 2 सवाल दिए होंगे, देखे देखो एक बार आप। एक क्वेश्चन कराया था मैंने क्लास में, मैंने बोला था स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, याद रखना रिजल्ट इसका। उसमें पूछा था मैंने, वोल्टेज दे रखा था आपको और आपने करंट की इक्वेशन खुद से लिखी थी और इंस्टेंटेनियस पावर आपसे निकलवाई थी मैंने उसमें, देखो आप एक बार करवा रखा है क्या, देखो उसमें 2 पार्ट दिए थे मैंने क्वेश्चन के। सेकंड वाला पार्ट पढ़ो आप एक बार, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्टेंटेनियस पावर, याद है। तो जो आपने सोर्स लगा रखा है उसका फ्रीक्वेंसी तो कितना था बेटा ओमेगा, और इंस्टेंटेनियस पावर का एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना निकला था 2 ओमेगा, तो वही क्वेश्चन है बेटे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 वाटलेस करंट वाला पार्ट। वाटलेस करंट क्या होता है, आई साइन फाई, व्हाट इज द फाई, व्हाट इज साइन फाई, एक्स बाई जेड, निकल जाएगा मेरे हिसाब से। नहीं आया, देखो आप इस क्वेश्चन ने दे क्या क्या रखा है पहले तो आप देखो। इस क्वेश्चन ने एक तो इंडक्टर दे रखा है 0.7 हेनरी का, और रजिस्टेंस दे रखा है उसने 220 ओम का। तो पहले तो आप इसमें क्या करोगे, एक्सेल निकाल लोगे पहले तो इसका। अच्छा एक्सेल कैसे निकालोगे बोलो, 2 पाई एफ एल करके, 2 पाई की जगह आ जाएगा 22/7, एफ की जगह कितना आ जाएगा बेटा 50 आ जाएगा, और एल आ जाएगा 0.7। ये कटा कितनी बार 10 बार, एक जीरो से एक जीरो कटा, तो ये हो गया 110, 220 आ गया ये भी। तो एक्सेल 220 और आर दे रखा है ये 220, एक्सेल और एक्सी दोनों बराबर हो गए ना। चलो ठीक है, अब क्या करना है, फेज डिफरेंस हो जाएगा आपका एक्स अपॉन आर, tan फाइव बराबर एक्स अपॉन आर, तो 45 डिग्री हो गया। आंसर तो आ चुका वैसे सेकंड वाला, करंट वाला पार्ट नहीं आ रहा। तो जेड निकाल लो पहले आप इसका, जेड हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डायरेक्टली लिख दो क्या 220 √2 आ जाएगा, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 220 √2 ओम। अच्छा आपको इसमें पहले तो क्या निकालेंगे, करंट निकाल लेंगे। करंट कैसे निकालेंगे, आई बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन जेड। V कितना है बेटा इसमें 220, V कितना है 220, और ये हो गया 220 √2,
220 से 220 कट गया और ये हो गया 1/√2 एम्पियर। तो करंट तो 1/√2 एम्पियर आ गया, लेकिन अपने को वॉटलेस कंपोनेंट चाहिए। और व्हाट इज द वॉटलेस कंपोनेंट? आई नहीं, आई साइन फाइव। तो आई तो 1/√2 आ गया, और साइन फाइव का मतलब हो गया आपका x/z। कर लो फिर आगे। तो x वो रहा 220 और z ये रहा आपके पास, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8। अरे अरे, वोल्टेज कौन सा पढ़ना है तुम्हें बताओ? अच्छा, वोल्टेज तुम्हें एलसी का नहीं पढ़ना है, आरएलसी का पढ़ना है। देखो ना, इधर देखो एक बार, ये सर्किट देखो दोबारा से। सर्किट को जब तक नहीं समझोगे ना, तब तक कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा? देखो ध्यान से सुनो। अच्छा, इसने दो बातें पूछी है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड अमीटर। दो बातें निकालनी है इसके अंदर, वोल्ट मीटर की रीडिंग और अमीटर की रीडिंग। ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है इसके अंदर। कैसे फाइंड करेंगे देखो। अच्छा, सबसे पहले तो बताओ करंट का। अच्छा, इसने वी नहीं दे रखा क्या यार? इसमें दे रखा है ना। अच्छा, इक्वेशन में दे रखा है इसने 20 cos 2000 t। देखो ये वी दे रखा है इसने, वी कितना हो गया 20 cos 2000 t। ये आपको वी की इक्वेशन दे रखी है, क्लियर है। अच्छा, सबसे पहले तो बताओ मुझे आई निकालना है, अमीटर का रीडिंग चाहिए तो आई निकालना पड़ेगा ना। आई का फॉर्मूला क्या होता है? V बाई जेड। अच्छा, V कितना लोगे? 20 मत ले लेना, 20 तो पीक वैल्यू को बता रहा है, आरएमएस सही है अपने को। तो V की जगह क्या लेंगे आप? V की जगह लेंगे आप 20/√2। अच्छा, जेड कितने बच्चे निकाल के दे सकते हैं बताना है सर्किट का जेड। अच्छा जेड, अच्छा बताओ इस सर्किट में देखो। अच्छा यार ये कितना था? अच्छा बताओ इस सर्किट में आर कितना हुआ? 6 नहीं हुआ, यहाँ पे भी है, बोलो मत। इस कॉइल में भी रेजिस्टेंस है, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस लेंगे आर की जगह। आप सिर्फ ये क्यों लेंगे? आर आर इसके अंदर भी तो है, इसका 6 और इसका 4, तो टोटल आर कितना हो गया सर्किट में? 10 ओम। तो आर की जगह 10 ओम लेंगे पहली बात तो। अच्छा, एक्सएल निकालना आता है ये? एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल। ओमेगा इक्वेशन से ले लो, बोलो ओमेगा कितना है? 2000। और एल कितना है बेटा? 5 मिली। ये 5 मिली, ये कैंसिल आउट, तो ये हो गया आपका 10 ओम। तो एक्सएल आपका 10 ओम आ गया। अच्छा, एक्सी निकालना पड़ेगा आपको, बोलो एक्सी कितना होता है? 1/ओमेगा सी। बोलो बेटा ओमेगा की जगह कितना? 2000, और सी की जगह कितना लेंगे? 50 माइक्रोफेरेड। तो ये हो गया 50 माइक्रोफेरेड। क्या करें इसका बताओ? देखो 1 2 3 4 और ये 5, ये भी 10 आ जाएगा, ये भी 10 हो। अरे ये तो एक्सएल बराबर एक्सी हो गया, रेजोनेंस। और रेजोनेंस में करंट होती है V/R, याद है आपको? तो करंट अगर आपको लिखना है तो करंट हो गया V/R। बोलो बेटा V की जगह कितना आ जाएगा? 20/√2। ये V को गलत मत लेना आप लोग, 20 पीक वैल्यू है, अपने को आरएमएस वैल्यू चाहिए ना। तो V की जगह तो 20/√2 और R की जगह कितना आ जाएगा? 10 ओम। ये दो बार कट गया और आंसर आ जाएगा √2 एम्पियर, मतलब 1.4 एम्पियर। तो आई तो आ गया क्या? किसी ऑप्शन में 1.4 मैच हो रहा है? कितने ऑप्शन में? तो फिर अब मुझे वोल्टमेटिक रीडिंग निकालनी पड़ेगी। अब हो गया मैच दो जगह, तो फिर दूसरा भी सोल्व करना पड़ेगा। अगर नहीं होता मान लो मैच, मतलब एक ही ऑप्शन में अगर रहता ना 1.4, तो दूसरा मैच सोल्व करने की जरूरत नहीं होती है ना। अब निकालना पड़ेगा भी। अच्छा बताओ V किसकी रीडिंग है? वोल्ट मीटर। इस वाले पार्ट की रीडिंग है, यहां से लेकर यहां तक का वोल्टेज है। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक RLC है, इसमें R भी है, L भी है और C भी है। और मजेदार बात, XL बराबर XC है। तो बताओ इसकी रीडिंग VR, इसकी रीडिंग क्या हो जाएगी? अरे जब XL बराबर XC होता है तो रेजोनेंस कंडीशन है ना। और रेजोनेंस कंडीशन में आपको पता है ना, जब अपन फेजर डायग्राम बनाते हैं, फेजर डायग्राम बनाते आपको पता है ना, आर का एल का सी का वोल्टेज डायरेक्ट नहीं जोड़ते, फेजर डायग्राम बना के जोड़ते हैं। इधर किसका वोल्टेज होता है? आर का। इधर किसका वोल्टेज? एल का। और इधर सी का। और जब एक्सएल बराबर एक्सी है तो वीसी वीएल बराबर वीसी। तो जो आर का वोल्टेज है क्या वही नेट वोल्टेज होगा? बताइए इस आर के क्रॉस वोल्टेज कैसे निकालें? आई इंटू आर करके। आर का वोल्टेज निकालने का लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा? आई इंटू आर। आई निकाल चुका 1.4,
और आर कितना है 4, तो 1.4 इंटू 4 5.6। तो बताइए वोल्टमेटिक रीडिंग कितनी हो जाएगी 5.6 एम्पियर। हो गया, सिंपल सा सवाल है। कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा दोबारा इसमें। क्या? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हर सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, जैसे बैटरी होती थी पहले, याद है आपको जब हम वो पढ़ते थे डीसी, तो अगर बैटरी का इंटरनल नहीं दिया जा रहा था तो अपन जीरो मानते थे। तो वही चीज है, जो सोर्स आपने जोड़ रखा है उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा इसने बोल रखा है। सोर्स का, ये जो सोर्स आपने लगा रखा है ना 20 cos 200t, इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ये इसका मतलब है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 टेस्ट में दे चुका वैसे इसको, पिछले माइनर में दिया था ये सवाल मैंने। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 के बाद 24, 25, 27। देखो 27 में मैं सिर्फ हिंट ही दे सकता हूँ, कैलकुलेशन तो मैं नहीं कर पाऊंगा इसकी, नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता कैलकुलेशन। क्यों नहीं कर सकता, इसका रीजन भी सुन लो, इसमें ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज है। मतलब अगर आप इस क्वेश्चन की यकीन मान के चलो कि अगर ये क्वेश्चन आप एग्जाम में करने बैठ गए ना, चलो एग्जाम में छोड़ो, अपने घर पे ट्राई कर लेना, 4 मिनट से कम लग जाए तो बता देना मेरे को। हाँ, होगा ही नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप आंसर इसका सही भी निकाल के लाते हो ना, तो कम से कम 3 से 4 मिनट इसमें आराम से चाहिए। मैं सोल्व करूंगा, मेरे को भी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कि मेरे पास कोई शॉर्ट ट्रिक है इसकी, इसमें कैलकुलेशन ऐसी मैं भी क्या करूं। और ये नीट का क्वेश्चन है, आपको बता दूं मैं, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2009 के आसपास का क्वेश्चन है। मतलब एग्जैक्टली 9 हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन 9, 10 इस मतलब इस ईयर के आसपास का क्वेश्चन है। 11 से तो अपने मॉड्यूल में है ना सवाल, एक्सरसाइज 2 में 11 के बाद के तो दे रखे हैं सारे। तो ये क्वेश्चन 8, 9 या 10 में से किसी एक ईयर का है, ठीक है ना। और वैसे एक और बात बता दूं मैं, ये क्वेश्चन 9 का निकलेगा क्योंकि 9 में पेपर थ्योरेटिकल हुआ करता था। 2009 में पेपर का पैटर्न क्या था, थ्योरेटिकल पेपर था, और थ्योरेटिकल पेपर के अंदर ना स्टेप मार्किंग होती थी। मतलब थ्योरेटिकल मतलब सब्जेक्टिव पेपर था उसमें। देखो आप इधर हिंट तो क्या, हिंट तो आपको पता ही होगा यार, कैलकुलेशन में वैसे भी नहीं करने वाला हूं। क्यों करूं, क्यों 5 मिनट खराब करूं क्लास के में, क्यों करूंगा कैलकुलेशन, ये बताओ मेरे को। ठीक है ना, कंप्लीट है, फिर क्या करना है। कैलकुलेशन में आज तक करी है मैंने कभी, मैंने कभी कैलकुलेशन पूरी, किसी क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन आई और मैंने सोल्व करके दिया आज तक, तो अभी कैसे उम्मीद कर रहे हो तुम लोग। कोई बात नहीं, जैसे करता है वो वैसे कर देता हूँ फिर। देखो इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दे रखी है वोल्टेज की। अच्छा, वोल्टेज की इक्वेशन क्या दे रखी है, 10 sin 340t, ये दे रखी है ना। अच्छा, सबसे पहले तो एक्सेल निकाल लो। एक्सेल क्या होगा, ओमेगा एल, ओमेगा की जगह 340, एल की जगह कितना 20 मिली हेनरी, तो 1 2 ये और ये, तो 7.4 ओम। एक्सेल तो आपका, अरे यार 6.8 आएगा, सॉरी 6.8 हेनरी आ गया आपका एक्सेल, तो एक्सेल के 6.8 आ गया। अच्छा, उसके बाद एक्सी पर चलो, एक्सी होता है 1/ओमेगा सी, ओमेगा कितना है 340, सी कितना है 50, और ये माइक्रो है, तो एक काम करो 1 2 3 इंटू ये 3, ऐसे कर दो आप इसको। अब इसमें अप्रोक्सीमेशन का भी तो चक्कर है यार, क्या चक्कर है अप्रोक्सीमेशन का बताओ आप। चलो कोई बात नहीं, वैसे तो हो गया थोड़ा सा काम। आर कितना है इसमें 40 है ना। देखो इधर देखो, काम थोड़ा आसान कर देते इसमें, इधर देखो आप लोग एक बार। अच्छा चलो यार, ये लगभग 3 बार कटेगा, लगभग लगभग, और ये लगभग लगभग 20 बार कटेगा। अरे कटेगा नहीं कटेगा, वो तो एग्जैक्टली 20 कटेगा, और ये लगभग 3 कटेगा। ये 333 होता तो एग्जैक्टली 3 बार कटता, 340 से 3 से थोड़ा सा कम मान लो, और क्या होगा।
तो ऊपर वाली वैल्यू तो 60 आ गई। कितनी आ गई? 60 आ गई। बोलो मानते हो? अच्छा 60 आ गई तो एक काम करो ना, थोड़ा सा कमी आ रहा है एग्जैक्ट से। अब मैं 6.8 को देख के मैं 60 को पता है क्या लिख रहा हूँ? 59.8। थोड़ी की चालाकी आपको भी करनी पड़ेगी ना। कैलकुलेशन अगर ऐसी, अरे 60 आ रहा था ना, 60 तो पूरा थोड़ी आ रहा है, 60 से कम आ रहा है। 60 तो मैंने अप्रोक्सीमेशन में लिखा है, तो 59.8 लिख दूं। इस वैल्यू को देख के लिख रहा हूं मैं वैसे। तो इसका जो एक्सएल माइनस एक्सी निकलेगा या एक्सी माइनस एक्सएल निकलेगा, वो कितना निकलेगा आपका? 53 ओम। 53 ओम आ गया। अब बताइए इसका जो जेड निकलेगा, तो जेड आपका बोलो क्या निकलेगा, बताओ आप। अंडर रूट के अंदर 46 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर 53 का स्क्वायर। अच्छा पावर चाहिए ना इस क्वेश्चन में? तो क्या चाहिए? ये लो हो गया काम। पावर चाहिए तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इंटू आर। अच्छा ये इक्वेशन देख के बोलो, वी स्क्वायर, वी है 10/√2, 10/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 100/2। ये तो वी स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर ही है आपके पास, इंटू कितना? 40। हो गया काम। अब आगे आप करो, इतना कर दिया मैंने, और क्या चाहिए? अपने हिसाब से करो अब इसमें। अब इसमें तो मैं ना अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शन क्लोज है, सारे ऑप्शन क्लोज है इसके अंदर। तो आपको प्रॉपर, आपको जैसे डिवीजन करना पड़ता है ना, वैसे डिवीजन करना पड़ेगा इसके अंदर। आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता दूं। 40 का स्क्वायर तो हो जाता है 1600, और 53 का स्क्वायर कितना होता है आप कैलकुलेट कर लो। 53 इंटू 53, आराम से बैठ के जोड़ लेना, और जोड़ने के बाद जो वैल्यू है उसको यहाँ पर रखकर काटते रहना, फिर उसको ऊपर से आंसर आ जाएगा आपका। तरीका यही है, और कोई दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का नहीं है। हाँ इस क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन की जा सकती थी अगर ऑप्शन दूर दूर होते, लेकिन ऑप्शन इतने क्लोज है कि आप इसमें अप्रोक्सीमेशन भी नहीं कर सकते। जो भी आएगा, मुझे आंसर नहीं पता इसका। मैंने कभी सोल ही नहीं किया, मुझे पता कैसे होगा। ठीक है भाई, हो गया ना? चलिए, तो ये कुल मिला के मॉड्यूल 5 आपका कंप्लीट है। अब स्टार्ट करते हैं अपन मॉडर्न फिजिक्स। अच्छा मॉडर्न फिजिक्स में कहां तक बात हो गई थी? हाँ क्वांटम थ्योरी हेडिंग लिखने को कहा था मैंने आपसे। मॉड्यूल 6 लेकर आए हो आप लोग? लो दो देखे मेरे को एक बार। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वांटम थ्योरी। मॉड्यूल देना बेटा एक बार इसका। ठीक है, तो क्वांटम थ्योरी स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हेडिंग आप लिखते हैं क्वांटम थ्योरी या फोटोन थ्योरी, एक ही मतलब है दोनों का। फोटोन थ्योरी भी बोल सकते हैं और आप इसी को क्वांटम थ्योरी भी बोल सकते हैं ना, ऑल्टरनेटिव टर्म्स हैं दोनों। समझाना शुरू करो इसके बारे में। चलो ठीक है, एक बार ना पिछली क्लास में क्या क्या समझा दिया था मैं उसको रिकॉल करवा देता हूँ एक बार इसमें। देखो मॉडर्न फिजिक्स में मैंने आपको एक तो समझाया था वर्क फंक्शन के बारे में। वर्क फंक्शन के बारे में बोला था मैंने कि जैसे मान लो अपने पास में मेटल है, तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि मेटल में लार्ज नंबर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? थर्मल एनर्जी की वजह से मूव करते रहते हैं, रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर नहीं निकल सकते। ये इलेक्ट्रॉन केवल मेटल के अंदर ही मूव कर सकते हैं, मेटल से बाहर इलेक्ट्रॉन का निकल पाना पॉसिबल नहीं है। हाँ अगर आपको इलेक्ट्रॉन को मेटल के बाहर अगर निकालना है तो कुछ एडिशनल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो मिनिमम एडिशनल एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ती है, ये मिनिमम एडिशनल एनर्जी कहलाती है उस मेटल का वर्क फंक्शन। और ये अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होता है। मैंने कुछ एग्जांपल लिखाए हुए थे, जैसे सीजियम का 2.1, प्लेटिनम का। देखो ये तो मैंने दो एग्जांपल लिखा है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि इस दुनिया में दो ही मेटल होती है, बहुत सारी मेटल होती है, और हर मेटल का वर्क फंक्शन याद करना पॉसिबल। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो भी मेटल रहेगी उसका वर्क फंक्शन क्वेश्चन में गिवन रहेगा। बोलेगा कि ये मेटल है, इसका वर्क फंक्शन इतना है, क्योंकि वर्क फंक्शन तो अलग अलग मेटल का अलग अलग है, आप याद कर ही नहीं सकते उसके लिए। तो बात समझ में आएगी ना? वो जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने वर्क फंक्शन का आपको वैल्यू लिखवाया था कि सीजियम का इतना है, प्लेटिनम का इतना है। तो जो भी क्वेश्चन वर्क फंक्शन का आता है एग्जाम के अंदर, उस मेटल का वर्क फंक्शन क्वेश्चन में दिया रहता है कि ये मेटल है और वर्क फंक्शन इतना है। ठीक है,
चलिए, फिर अपन ने बात करी थी कि यार इलेक्ट्रॉन को निकालने के क्या क्या तरीके मेरे पास हो सकते हैं। तो बेसिकली 4 तरीके बताए थे मैंने। एक तरीका था हीट की फॉर्म में एनर्जी देकर, एक तरीका था इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, एक तरीका था हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को इंसिडेंट करवा के, और एक तरीका था लाइट को इंसिडेंट करवा के। तो टोटल 4 तरह से इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हमने करी थी। उसमें जो 4th नंबर वाला तरीका था लाइट इंसिडेंट करके इलेक्ट्रॉन निकालने वाला, उसको बोलते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या किया जाता है कि जो मेटल होती है उस पर लाइट इंसिडेंट करता है, और लाइट इंसिडेंट करने से मेटल से इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकता है। तो ये फिनोमेना जो है इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। हर्ट्ज ने इसको डिस्कवर किया था और आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया था। यहां तक की अपनी बात होगी थी। और आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थ्योरी काम में ली थी? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को काम में लिया था। क्वांटम थ्योरी के लीजिए या फोटोन थ्योरी के लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। चलो, इस क्वांटम थ्योरी के अंदर कुछ पॉइंट्स को अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन, पहला पॉइंट आप इसमें लिखो, एनर्जी ऑफ फोटोन। अच्छा, प्रोटॉन नहीं बोल रहा हूं मैं, पहले तो एक बात क्लियर कर दूं, फोटोन और प्रोटॉन दो अलग अलग टर्म्स हैं। कई सारे बच्चे फोटोन को और प्रोटॉन को एक ही समझ बैठते हैं। फोटोन एक अलग चीज है, प्रोटॉन एक अलग चीज है। प्रोटॉन की बात नहीं कर रहा मैं, किसकी बात कर रहा हूं? फोटोन। फोटोन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, ध्यान से समझ लेना। अच्छा देखो, क्वांटम थ्योरी क्या अज्यूम करती है? क्वांटम थ्योरी में ये माना गया है, ध्यान से समझना मेरी बात को। क्वांटम थ्योरी में माना गया है कि जब कोई लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है, जैसे मान लीजिए कोई लाइट है मेरे पास। अच्छा, लाइट जब प्रोपोगेट करती है तो वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट होती है। प्रोपोगेशन किसकी फॉर्म में करती है? यही तो पढ़ा है आप लोगों ने रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में। लाइट जब प्रोपोगेट करती है तो वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट करती है, और लाइट एनर्जी जब किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है ना, तो वो सरफेस उस एनर्जी को जो एब्जॉर्ब करती है वो छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में करती है। जब लाइट एनर्जी किसी सरफेस पर गिरती है तो उस लाइट एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म होता है, छोटे छोटे बंडल्स की फॉर्म होता है। जो एनर्जी के जो पैकेट्स होते हैं, एनर्जी के जो बंडल्स होते हैं, इनको फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और इन फोटोन्स को क्वांटा ऑफ लाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटा ऑफ लाइट। प्लांक नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया था कि जब कोई लाइट सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो लाइट का जो एब्जॉर्प्शन है वो फोटोन की फॉर्म में होता है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होता है, और हर एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप लोगों की फ्रीक्वेंसी को एफ में लिखने की आदत है, एफ से भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली चैप्टर में ये न्यू सिंबल रखा रहता है, ठीक है ना? तो फ्रीक्वेंसी को एफ से भी लिख सकते हैं, न्यू से भी लिख सकते हैं, दोनों ही सिंबल सही है। मैं इस चैप्टर में न्यू से लिखने वाला हूँ फ्रीक्वेंसी को। आप अगर एफ से भी लिख दोगे तो बुराई वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है? तो क्वांटम थ्योरी ये मानती है कि जब कोई लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो उस सरफेस के द्वारा जो लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, वो छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब की जाती है, और ये जो पैकेट्स होते हैं इनको फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और इन फोटोन की एनर्जी लाइट की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। फोटोन की एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल? फोटोन की एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। अगर कम फ्रीक्वेंसी की लाइट है तो कम एनर्जी फोटोन की रहेगी, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट है तो ज्यादा एनर्जी फोटोन की रहेगी। बोलो, मामला क्लियर है? अच्छा, तो ये फोटोन थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है। अच्छा, और आप सब जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनल साइन आता है तो कांस्टेंट आता है। तो प्रोपोर्शनल साइन आने पर यहाँ पर कांस्टेंट आता है एच, और इस एच को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? अच्छा, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू तो आप सब लोग जानते ही होंगे। कितने बच्चे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जानते हैं? बताओ फटाफट से। याद नहीं है, बस जानते हैं। तो फिर किस बात का जानना जब याद ही नहीं है? तो कितने बच्चों को एच की वैल्यू याद है, बताना। यार देखो यार, तुम है ना इस सिंपल चैप्टर को छोटी छोटी चीजों के चक्कर में गड़बड़ मत कर देना। नहीं है तो याद रखना है इसको। बोलो, कितने बच्चों को प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू याद है? हाथ खड़े करो। यार ये तो तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आता है, 6.6। उसमें तो तुम 6.63 भी बोल देते होंगे। इतना डिटेल में मैं नहीं बोलने वाला। 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इतना बोल सकते हो। वहां तुम बोलते हो 6.63 या 6.64। इतना डेप्थ में नहीं जाना, ऊपर ऊपर से बात करें। तो जो एच की वैल्यू है तो वो होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। यूनिट भी बता सकते हो क्या? अरे नालायक को निकाल के बता, तो नहीं बताए तो। वाह वाह वाह, जूल पर हर्ट्ज आज तक आपने लिखा देखा कहीं पे? पढ़े लिखो वाली यूनिट बताओ ना। जूल पर सेकंड नहीं, जूल इंटू सेकंड। अरे हर्ट्ज का मतलब 1/2 सेकंड होता है ना।
जूल पर हर्ट्ज। तुमने जूल पर हर्ट्ज यूनिट कहीं लिखी देखी आज तक? जूल इंटू सेकेंड इसकी यूनिट होती है, ये एच की यूनिट होती है। अच्छा ये बताओ, ये एसआई यूनिट है ना, ये एच की वैल्यू किस यूनिट में है? अब ध्यान से समझना, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला, ध्यान से समझना, मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए कि 3 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज है। लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करो। कितने बच्चे फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर देंगे? जल्दी बताओ आप। टॉपिक शुरू हो चुका है, इधर फोकस हो जाओ। बताओ, अगर मैंने बोला कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज है, तो बताओ फोटोन की एनर्जी कितने बच्चे बता सकते हैं? यस, कौन सा फॉर्मूला? E बराबर एच न्यू, यही काम में लोगे? एच की जगह तो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और बताओ न्यू की जगह 3 इंटू 10 की पावर 15। बोलो क्या ई आ जाएगा ना? किस में आएगा? जूल में आएगा। वेरी गुड। और अभी तक तो तुम क्या करते हो, एनर्जी को हमेशा जूल में कैलकुलेट करते हो, बट इस पर्टिकुलर चैप्टर में मुझे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए होगी। इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैक्सिमम टाइम एनर्जी किस में चाहिए होगी? 90% टाइम एनर्जी कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलेगी इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। तो देखो, आपकी जो एनर्जी को निकालने की आदत हो रही है वो जूल में निकालने की हो रही है। तो आप जब ये फॉर्मुला लगाओगे ना, ये बराबर एच न्यू, तो यहाँ से एनर्जी तो मिलेगी आपको, लेकिन वो जूल में मिलेगी। अब आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? तो कितने बच्चे उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल सकते हैं जूल को? बताओ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। और इसे बार बार करना पड़ेगा। आप हर बार मैं आपको फ्रीक्वेंसी दूंगा, आप एनर्जी को जूल में निकालोगे पहले तो ये फॉर्मूला लगाकर, और फिर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे। अब इतना कन्वर्जन कौन करेगा? तो एक काम करता हूँ, चीजें आसान करने के लिए देखो इधर, मैं एच की वैल्यू दूसरी दे देता हूँ आपको। एच की एक और वैल्यू दे देता हूँ मैं आपको। एच की वैल्यू है 4.15 इंटू 10 की पावर माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। ये लो, काम आसान हो गया। मैंने इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दिया यहीं पे, ताकि आपको बाद में बदलना नहीं पड़े। इस जूल को किस में बदल दिया? तो जब मैं जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलूंगा तो एच की ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अगर मान लीजिए, अगर मैंने फोटोन की एनर्जी आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी, तो आप एच को ये मत लो, फिर अब एच को ये वाली वैल्यू मत लो, एच की ये वाली वैल्यू लो। जैसे मैंने बोला कि ये फ्रीक्वेंसी है, फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो। कितने बच्चे निकाल देंगे बताना आप जरा? क्या करेंगे डायरेक्ट अब इसके लिए? 4.15 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 की पावर माइनस 15, तो 12.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। खत्म। आंसर इज 12.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो, डायरेक्ट आंसर आ गया। वरना क्या करते हैं आप, पहले तो उसको निकालते जूल में, और फिर जूल को किस में बदलते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो टाइम लगता नहीं लगता? तो यहाँ पर पर्टिकुलर पार्ट के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, आपको एच की ये वाली वैल्यू भी याद रखनी है। याद रखना, एच की ये वैल्यू कब काम में लेनी है? जब आपको फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। जनरली अपन कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉन जूल में करते हैं ज्यादातर, तो यही काम है, लेकिन इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए अपन एच की ये वाली वैल्यू काम में लेंगे। क्या काम में ले सकते हो? कोई दिक्कत वाली बात किसी को? श्योर? पक्का? तो आपको डायरेक्ट फोटोन की एनर्जी किसमें मिल जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कन्वर्ट करने का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा यहाँ पर। वरना जूल से फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो आपको कन्वर्ट करना पड़ रहा था, वो टाइम आपका यहाँ पर बच जाएगा। क्लियर है? अच्छा, आप लोग ये भी तो जानते हो कि न्यू बराबर होता है सी अपॉन लेमडा। ये कहाँ पढ़ा आपने? अरे कई जगह पढ़ लिया आपने, एक जगह नहीं कई जगह। वेव थ्योरी में, वेव ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में, ईएमडब्ल्यू में, केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एक जगह नहीं बहुत सारी जगह पढ़ लिया आपने। अब मॉडर्न फिजिक्स में तो डायरेक्ट आप पे ले रहा हूं मैं। तो न्यू बराबर होता है सी बाई लेमडा। अच्छा, न्यू बराबर अगर सी बाई लेमडा मैं यहाँ पर रखता हूँ, ध्यान से देखना आप लोग। न्यू बराबर अगर मैं सी बाई लेमडा रखता हूँ, तो बोलो ई बराबर होता है एच सी अपॉन लेमडा। तो ये फोटोन की एनर्जी का एक और फॉर्मूला मेरे पास आ गया। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी तो काम में लेना, और ये वेवलेंथ दे रखी तो काम में लेना। अच्छा, सी का मतलब तो आप जानते ही हो। अच्छा, सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। क्या सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट होता है ना? तो सी का, और इसकी वैल्यू लिखने की जरूरत है क्या मुझे? लिख देता हूं फिर भी मैं। सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये सी की वैल्यू, एच की वैल्यू लिखी थी ऊपर, और सी की वैल्यू भी लिखी थी मैंने। बोलो क्लियर है? अब ध्यान से सुन लो। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ कि एक फोटोन की जो वेवलेंथ है ना, एक फोटोन की वेवलेंथ है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर। फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करो। मैंने बोला कि फोटोन की जो वेवलेंथ है वो है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर। इसकी एनर्जी कैलकुलेट करो। कितने बच्चे फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर देंगे बताना जरा? सुनो क्या करने वाले बताएं आप लोग। क्या करने वाले हैं? एच को ये रख दोगे, ये नहीं रखोगे?
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, एच को ये नहीं रखोगे ना तो हालत खराब हो जाएगी तुम्हारे पे, देखना। इस एच को रखोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में, यूनिट यूनिट खेलने पहले। सी को क्या रखोगे आप, मीटर पर सेकंड। अच्छा, लेमडा किस में रखोगे, मीटर में, ये रखोगे ना। चलो इससे ये काट दो, इससे ये काट दो, हाँ ठीक है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। इससे भी आप सही कह रहे थे, एच की ये वाली वैल्यू रखते। लेकिन मेरे पास एक और तरीका है जिसमें इससे भी कम टाइम से आंसर निकाल सकता हूं। इसका आंसर मैं बताऊं कितना होगा डायरेक्ट अगर बोलो तो, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सुनो, इसके लिए अपन ने क्या कर रखा है, ध्यान से सुनो। एच और सी की वैल्यू को डायरेक्ट रख रखा है इसके अंदर, इधर देखो आप लोग। अच्छा देखो, मैं एच इंटू सी की वैल्यू रखने जा रहा हूं, इधर देखो आप एक बार पहले। अच्छा बोलो, एच की वैल्यू क्या होती है, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, यही होती है। सी की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको मैं रफली लिखूं ना, एच सी की वैल्यू अगर मैं रफली लिखूं तो ये होती है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 25, सेकंड से सेकंड कट गया, जूल इंटू मीटर, जूल इंटू मीटर। अब मैं एक काम कर लेता हूं, मैं इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल देता हूं और इस मीटर को एंगस्ट्रॉम में बदल देता हूं। क्या मीटर को एंगस्ट्रॉम में बदलना आता है? 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर प्लस 10। जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आंसर उसका क्या करो आप लोग। तुम आंसर इसका कर रहे थे, मैं पूछ ही रहा था। मैंने बोला था 1 मीटर इक्वल टू कितने एंगस्ट्रॉम, और आप आंसर कर रहे थे 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितने मीटर। ये तो गलतियां करते हो तुम लोग, फिर कहते हो कि सर नंबर कम आते हैं, नंबर कट जाते हैं, इसलिए मिस्टेक होती है। तो क्वेश्चन सुना करो पहले सही से, समझ में आएगी बात। तो मैं काम करता हूँ, इस जूल को बदल देता हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और मीटर को बदल देता हूँ एंगस्ट्रॉम में। तो जब आप इसको बदलेंगे ना, एचसी को जब बदलेंगे तो ये लगभग आता है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ये कितना आता है, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ये आपके पास में एचसी की वैल्यू आती है। ध्यान से सुनो, अब एक बात बताना जरा, अगर मुझे फोटोन की एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो एचसी का ये वाला वैल्यू काम में लो कि ये वाला लो, क्या ये वाला काम में लो? और अगर ये वाला काम में लो तो देखो बेटा, फोटोन की एनर्जी को लिखने का मेरे पास फॉर्मूला बन गया 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो ये फॉर्मूला मेरे पास बन गया। अब अपने कॉमन सेंस से बताना, मुझे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो मैं चाहूं एंगस्ट्रॉम कटे। अब एंगस्ट्रॉम कब कटेगा, जब लैम्डा को मीटर में रखोगे, सेंटीमीटर में रखोगे, मिलीमीटर में रखोगे, माइक्रोमीटर में रखोगे, नैनोमीटर में रखोगे, कि एंगस्ट्रॉम में रखोगे। तो आपको जब भी लैम्डा दिया जाएगा, आपको उसको पहले एंगस्ट्रॉम में बदलने का काम करना है। लैम्डा को पहले किस में बदलना है, और कितने बच्चे लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में बदलना जानते बताओ? 1 मीटर बराबर 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपके पास आ गया 4000 एंगस्ट्रॉम। अब आप लैम्डा को सीधा 4000 रख दो यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में, और 12,400 अपन में 4000, आंसर इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए? अच्छा एक बात और बता दो कि मैक्सिमम टाइम आपको लैम्डा नैनोमीटर में दिया रहता है। किस में दिया रहता है? अब नैनोमीटर से सीधा एंगस्ट्रॉम में अगर बदलना है तो देखो सिंपल सी बात है, ये याद रख लो, 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम। ये याद रख लो आप तो सीधा। जैसे मैंने बोला कि लाइट की वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, तो लैम्डा को रख दो 4000 एंगस्ट्रॉम। लाइट की वेवलेंथ है 200 नैनोमीटर, 2000 एंगस्ट्रॉम। लाइट की वेवलेंथ है 310 नैनोमीटर, 3100 एंगस्ट्रॉम। अरे समझ के बात को? तो इस तरह से आप सीधा फोटोन की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? श्योर है आप लोग? चलो ये जो बातें मैंने समझाई ना, इसको मैं थोड़ा एग्जांपल में भी लिख देता हूँ, ध्यान से समझना, ताकि अपनों को प्रैक्टिस के समय पर ये चीजें काम मिले। जैसे सुनो, यहाँ पर मैं आपसे किस तरह के सवाल पूछ सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे फ्रीक्वेंसी दे दी लाइट की, सपोज मैंने बोला कि फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी मैंने आपको दे दी और मैंने आपसे बोला कि यार फोटोन की एनर्जी निकाल के दो। बोलो क्या फोटोन की एनर्जी निकाल दोगे? अच्छा बता बेटा, फोटोन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? एच न्यू। अब कॉमन सेंस की बात है। अच्छा फोटोन की एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालनी है मेरे को, किसमें निकालनी है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, तो बोले एच की जगह क्या काम में लोगे? 3 इंटू 10, सॉरी एच की जगह काम में लोगे आप 4.15 इंटू 10 की पावर माइनस का 15, और न्यू की जगह 3 इंटू 10 की पावर 15। ये कट जाएगा ना?
और ये कट जाएगा तो बोलो कितना आएगा, 12.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके पास सीधी फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। आगे ना, या कभी कभी हम क्या करेंगे कि लेमडा की जो वैल्यू है वो आपको जैसे कोई भी यूनिट में दे दी, फॉर एग्जांपल जैसे ये वही वाला एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने बोला कि जो लाइट की वेवलेंथ है, सपोज करो कि वो 4 × 10⁻⁷ मीटर है, और मुझे फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। मुझे क्या चाहिए बेटा, फोटोन की एनर्जी किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर फोटोन की एनर्जी चाहिए। तो बोलो सबसे पहले तो लेमडा किस में लाऊं। अब देखो, अब मैंने आपको लेमडा पे मीटर में दिया है, हो सकता है मैं माइक्रोमीटर में दे दूं, हो सकता है कि मैं नैनोमीटर में दे दूं, हो सकता है पिकोमीटर में दे दूं। जिसमें भी दे, तो सबसे पहले काम है आपका लेमडा को किस में बदलना। अभी मैंने मीटर में दिया है तो क्या इसको एंगस्ट्रॉम में बदल लोगे। देख बेटा, इसको एंगस्ट्रॉम में कैसे बदलोगे, तो लेमडा हो जाएगा 4 × 10⁻⁷ इंटू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपके पास जो लेमडा की वैल्यू आ रही है, बोलो क्या 4000 एंगस्ट्रॉम आ गई। तो अगर आपको फोटोन की एनर्जी अगर आपको चाहिए, तो बोलो बेटा फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, जल्दी बोलो। 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 4000 एंगस्ट्रॉम। बोलो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट गया, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो दिस विल बी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से आप फोटोन की एनर्जी निकाल लोगे। तो देखो यहाँ पर अब चीजें बहुत आसान है। जनरली वो फ्रीक्वेंसी को तो हमेशा हर्ट्ज में देगा, फ्रीक्वेंसी को तो मैक्सिमम टाइम किस में देगा, तो फ्रीक्वेंसी अगर हर्ट्ज में देगा, तो जब जब फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो आपको हमेशा एच की जो वैल्यू लेनी है वो 4.15 इंटू 10⁻⁻15 ही लेनी है, और जो आपको न्यू दे रखा होगा वो रख देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब लेमडा की यूनिट देने के उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। लेमडा की यूनिट को देने के लिए ऑप्शन उसके पास माइक्रोमीटर भी है, उसके पास नैनोमीटर भी है ना, मीटर भी है। ज्यादातर वो देता है नैनोमीटर में। किसमें देता है, जैसे मैंने बोला कि लेमडा जो है, लाइट का जो वेवलेंथ है वो सपोज 310 नैनोमीटर है, तो 310 नैनोमीटर का मतलब 3100 एंगस्ट्रॉम। तो 12400/3100, तो आंसर आ जाता 4। समझ के बाद, तो इस तरह से फोटोन की एनर्जी निकालनी है, और ये फोटोन की एनर्जी किसमें निकालनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। किसमें निकालनी है, तो यहाँ पर इस चैप्टर में फोटोन की एनर्जी जब जब कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो अपनों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन इस चैप्टर में एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलती है। क्लियर है, तो लिखा हूं इसके बारे में। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट था वो था एनर्जी ऑफ फोटोन। लिखे आप लोग, देखो, व्हेन व्हेन लाइट एनर्जी इंसिडेंट when light energy incident on a metal surface, when light energy when light energy incident on metal surface, then absorption of energy, then ऐसे लिखो, then surface absorb energy, ऐसे लिखो, then surface absorb energy in form of small packets, then surface absorb energy in form of small packets, and these packets of energy are known as photons, and these packets of energy are known as photons। ठीक है, और ये कॉपी कर दो जो बोर्ड पे लिख रहा है बेटा, जो भी बोर्ड पे लिख रहा है पूरा कॉपी कर दो फटाफट से।
ये तो मेरे को नहीं पता, अब नहीं आ रहा क्या? मेरे को कुछ नहीं पता कि क्या आ रहा है, मुझे सिर्फ अपने पोर्शन का पता है। नहीं, मेरे पास सिर्फ मेरा वाला पार्ट आएगा ना, पूरा पेपर नहीं आएगा मेरे पास। लिख दिया क्या आपने? कब लिखा तूने? लिख दिया? हाँ, ये जो पीछे सो रहा है, बेटा किस चैप्टर में जागेगी तो बता तू, कौन सा चैप्टर जागते हो पढ़ेगी? लास्ट चैप्टर? 12th खत्म होने वाली है अब तुम्हारे, इसके बाद आखिरी चैप्टर है 12th का, सेमीकंडक्टर। लिख दिया ना आपने? वेरी गुड। अब चलो बोर्ड पे देखो अब। अच्छा, अब एक बात बताना मेरे को, आपने आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम पढ़ी रखा है? तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम, उसमें कौन कौन सी वेव्स होती है? गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो। याद है आपको? ये जो सीक्वेंस मैंने बोली है, ये कौन सी सीक्वेंस है? इंक्रीजिंग वेवलेंथ। हाँ, एक ही बात है ना यार, अगर इंक्रीजिंग वेवलेंथ तो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है, और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी तो डिक्रीजिंग एनर्जी भी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। देखो, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? क्या गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है? श्योर है आप लोग? तो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट, उससे कम फ्रीक्वेंसी किसकी? अच्छा, गामा फोटॉन्स की जो एनर्जी है ना, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। गामा फोटोन की एनर्जी किसमें होती है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और एक्सरे फोटोन की एनर्जी होती है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक्सरे फोटोन की एनर्जी किसमें होती है? भाई देखो, अगर आपको, ये तो मैं क्या बता रहा हूँ, वैल्यू या ऑर्डर? ऑर्डर बता रहा हूँ। वैल्यू अगर चाहिए तो फॉर्मूला है ना, ए बराबर एच न्यू। मैं आपसे बोलूंगा गामा की वेवलेंथ इतनी है, या गामा की फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो गामा फोटोन की एनर्जी बताओ, तो ई बराबर एच न्यू से एनर्जी निकाल सकते हो। ये सिर्फ ऑर्डर बता रहा हूँ। जो गामा फोटोन्स है ना, उनकी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर में रहती है। एक्सरे फोटोन की एनर्जी किसमें रहती है? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। विजिबल लाइट की एनर्जी रेंज बता सकते हो क्या? मुझे तो एग्जैक्टली वैल्यू चाहिए। विजिबल लाइट की एनर्जी कहां से कहां, विजिबल लाइट के जो फोटोन्स है उनकी एनर्जी कहां से कहां तक होती है? वो तो तुम वेवलेंथ बता रहे हो, वो तो तुम वेवलेंथ बता रहे हो, मैं तो एनर्जी पूछ रहा हूँ तुमसे। चलो कोई बात नहीं, विजिबल लाइट की वेवलेंथ कहां से कहां तक होती है, बता सकते हैं?
400 से 700 नैनोमीटर। नैनोमीटर के पीछे एक जीरो लगा तो बदल जाएगा एंगस्ट्रॉम में। अच्छा, मैं एंगस्ट्रॉम में क्यों पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछनी एनर्जी आपसे। क्लियर है बात? तो आप जो बोल रहे हो ना 400 से 700 नैनोमीटर, उस बात को मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना कि 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? तो बताइए, ई इक्वल टू अगर आपको विजिबल लाइट के फोटोन की अगर वेवलेंथ निकालनी है, अगर उनकी एनर्जी निकालनी है, तो फॉर्मूला है आपके पास 12400 अपॉन में लैम्डा। तो लैम्डा को एक बार रख देंगे 4000, और एक बार क्या रख देंगे 4000 रखेंगे तो 3.1 आएगा, और 7000 रखेंगे तो लगभग 1.6 आएगा। लगभग कितना आएगा? इसका मतलब बताइए विजिबल लाइट के फोटोन की एनर्जी रेंज कहां से कहां तक? अबे 3.6 से 3.1 से 1.6 क्यों बोल रहे हो? थोड़ा कॉमन सेंस तो लगा लिया करो। 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो याद रखना विजिबल लाइट के जो फोटोन्स है ना, उनकी एनर्जी होती है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बात समझ में आएगी? नोट लगा के लिख लो आप। देखो एनर्जी रेंज, एनर्जी या ऐसे लिखो आप, एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ विजिबल लाइट, एनर्जी ऑफ फोटोन फॉर विजिबल लाइट इज 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ फोटोन्स फॉर विजिबल लाइट इज 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.1। मतलब अगर कोई फोटोन ऐसा है जिसकी एनर्जी 1.6 है और 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में है, तो वो फोटोन विजिबल लाइट का फोटोन है। वो फोटोन किसका है? विजिबल लाइट का फोटोन है। क्या बोलो, बात समझ में आएगी? कोई फोटोन अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो वो गामा फोटोन है। क्या बोलते हैं उसको? अगर कोई फोटोन की एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो फिर वो एक्सरे फोटोन है। कौन सा फोटोन? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन मतलब एक्सरे। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गामा। 1.6 से 3.1 का फोटोन बोलो। तो कोई फोटोन अगर मान लो किलो से है और 3.1 के बीच का है तो यूवी, अल्ट्रावायलेट का। कॉमन सेंस है ना यार भाई। गामा, यार छोटी छोटी थोड़ी समझदारी तो आपको दिखानी पड़ेगी ना। गामा से कम एनर्जी किसकी है? एक्सरे की। एक्सरे की एनर्जी किस में चलती है? किलो में। एक्सरे से कम किसकी एनर्जी? यूवी की। और यूवी से कम? तो यार जब मुझे एक्सरे की एनर्जी पता है और मुझे विजिबल वाले की एनर्जी पता है, तो क्या इनके बीच में जो एनर्जी रेंज होगी वो किसके लिए होगी? अब बताइए, जो विजिबल लाइट फोटोन है ये कहां से शुरू और कहां पे खत्म? 1.6 से शुरू और 3.1 पे खत्म। तो जिन फोटोन की एनर्जी 3.1 से ऊपर रहेगी वो किस में होंगे? यूवी में। जिन फोटोन की एनर्जी 3.1 से ऊपर रहेगी वो किस में होंगे? तो यूवी फोटोन की एनर्जी 3.1 से और किलो के बीच में रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि किसी फोटोन की एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यूवी, किसी फोटोन की एनर्जी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यूवी। क्या ये बात समझ में आती है ना? ये जितनी भी बातें बता रहा हूँ ना, सब बातें क्वेश्चन के अंदर काम में लेने वाला हूँ। कोई बात टाइम पास के लिए नहीं बता रहा मैं आपको। क्लियर है बात? चलिए, तो सेकंड नंबर पॉइंट आप इसमें लिखो आप, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन। इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन आप इसमें लिखिएगा। इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन इसमें लिखना आप लोग, फोटोन्स ऑलवेज ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। फोटोन ऑलवेज ट्रेवल with speed of light and rest mass of photon is zero. Photon always travel with speed of light and rest mass of photon is zero. अच्छा देखो, ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो फोटोन क्या है? फोटोन किसको कहा पता है आपने? लाइट एनर्जी को फोटोन बोला है आपने। जो सरफेस जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है ना, उस एनर्जी को वो पैकेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रही है, और उस पैकेट को आपने क्या नाम दे दिया? फोटोन। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो लाइट की स्पीड है वही फोटोन की स्पीड होगी। अच्छा, लाइट की स्पीड तो सब आप जानते ही हैं, 3 × 10⁸। क्या लाइट की स्पीड को सी से लिखते हैं?
तो बताइए जब भी आपको कभी फोटोन की स्पीड लिखनी हो तो किससे लिखोगे? सी से। तो याद रखना ना, फोटोन हमेशा सी की स्पीड से टेबल करता है। किससे टेबल करता है? तो फोटोन की स्पीड हमेशा सी के बराबर लेनी है आपको, पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात, फोटोन रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। फोटोन कभी भी रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। फोटोन तो एक एनर्जी, एक तरीके से समझो फोटोन क्या है? एक एनर्जी। ठीक है। एनर्जी जब ट्रेवल करती है तो सी की स्पीड से ट्रेवल करती है। और जब कोई सरफेस एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगी, जब कोई सरफेस एनर्जी का पैकेट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, तो वो एनर्जी क्या होगी? गायब हो जाएगी, फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो फोटोन कभी भी रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि देखो एक फोटोन रेस्ट में रखा है। फोटोन एक एनर्जी है जो हमेशा लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है। जब किसी सरफेस के द्वारा फोटोन एब्जॉर्ब कर ले जाता है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाती है, तो फोटोन जो है वो गायब हो जाता है, वो एनर्जी सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो फोटोन कभी भी रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता, याद रखो। तो फोटोन अगर रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता तो रेस्ट मास मतलब रुके हुए फोटोन का मास कितना लेंगे? 0। भाई जो चीज नहीं है वो 0 है। भाई जो चीज है ही नहीं वो क्या है? 0 का मतलब वो चीज नहीं है। तो फोटोन कभी रेस्ट में एग्जिस्ट करता है क्या? फोटोन कभी रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर आपसे कोई बोले यार रेस्ट में फोटोन का मास कितना होगा, आंसर है 0। बोलो क्लियर है? अच्छा, और फोटोन का जब मास अपन निकालते हैं ना, तो फोटोन का मास निकालने के लिए आइंस्टीन की इक्वेशन काम में लेते हैं, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इस इक्वेशन से फोटोन का मास निकाला जाता है। ई तो हो गई फोटोन की एनर्जी, और सी हो गई फोटोन की स्पीड। और फोटोन की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है। बोलो क्लियर है? तो देखो फोटोन का जो इफेक्टिव मास होता है, एम जो है इफेक्टिव मास ऑफ द फोटोन, दिस इज इक्वल टू ई अपॉन एम इज इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर। तो बोलो ये किसका मास है? तो याद रखना, जब भी फोटोन का मास लेंगे तो ई अपॉन सी स्क्वायर इस फॉर्मूला से लेंगे। फोटोन का मास आइंस्टीन की जो इक्वेशन है, E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, वहां से निकाला जाता है। तो m जो है फोटोन के मास को बता रहा है, एंड मास ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू ई अपॉन में सी स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा बताओ, यहाँ पर c का मतलब तो उसकी स्पीड हो गई ना, और फोटोन की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है। अच्छा, ये E का मतलब क्या हो गया? फोटोन की एनर्जी। अब एक बात बताओ, फोटोन की एनर्जी लिखने के कितने फॉर्मूला दिए मैंने? तीसरा कौन सा था? 2 ही दिए मैंने आपको। E बराबर एच न्यू और E बराबर एच सी बाई लेमडा। तो बताइए, एक बार मैं इसमें E को एच न्यू रखने जा रहा हूँ, और एक बार मैं E को एच सी बाई लेमडा रखने जा रहा हूँ। तो देखो फोटोन के मास के मेरे पास 2 फॉर्मूला और भी निकल के आने वाला है। अगर मैं E को एच न्यू रख देता हूँ तो देखो यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा एच न्यू अपॉन में सी स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो ये आ गया। अच्छा, एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, इस E की जगह रख रहा हूँ एच सी बाई लेमडा। तो अगर मैं E की जगह अगर एच सी बाई लेमडा रख देता हूँ तो देखो मेरे पास ये आ जाएगा एच अपॉन में सी लेमडा। तो देख बेटा, ये फोटोन के मास को लिखने का नंबर में 3 फॉर्मूला हो गए। ये तीनों फॉर्मूला किसको बता रहे हैं? फोटोन का मास। अच्छा, ये बता रहा है एनर्जी के टर्म में, ये बता रहा है वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के टर्म में, और ये बता रहा है वेवलेंथ के टर्म में। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि एक फोटोन की जो वेवलेंथ है, फॉर एग्जांपल, ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे बोला कि सपोज करें कि एक फोटोन की जो वेवलेंथ है वो मान लीजिए कि 4000 एंगस्ट्रॉम है। एक फोटोन की वेवलेंथ मैंने आपको कितनी दे दी? 4000, थोड़ा चेंज कर देता हूँ इसको मैं ना, 4400 कर लो, वरना कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी अभी, है ना। मैंने बोला कि एक फोटोन की जो वेवलेंथ है वो 44,000 एंगस्ट्रॉम है। फोटोन का इफेक्टिव मास कैलकुलेट करो। बोलो, क्या फोटोन का इफेक्टिव मास कैलकुलेट कर लोगे? कितने बच्चे फोटोन का इफेक्टिव मास कैलकुलेट कर सकते हैं, बताना जरा। क्या करना चाहिए मुझे इसके लिए? फॉर्मूला याद करना चाहिए, तभी तो सोल्व होगा ना। बिना फॉर्मूला कहां से सोल्व कर दोगे? तो बताइए, फोटोन के मास लिखने के लिए कितने फॉर्मूला है? 3। एनर्जी अगर दी जाती तो ये फॉर्मूला लेता मैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी दी जाती तो ये काम में लेता, लेकिन मुझे लेमडा दे रखा है तो ये काम में लेना पड़ेगा। अच्छा बोलो, लेमडा को किस में रखेंगे? नहीं रखेंगे एंगस्ट्रॉम में, नालायक। वो सिर्फ एनर्जी निकालने के लिए एंगस्ट्रॉम में रखना है। तो मैं एक बात बताओ, सी को एच को किस में रखोगे? किस में रखोगे? जूल सेकंड में, ऐसा यूनिट में रखा ना। सी को किस में रखोगे? ये भी ऐसा ही में रखा ना। तो फिर इसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? याद रखना, कैलकुलेशन करते समय रूल है फिजिक्स का, सारी वैल्यूज को सेम सिस्टम में रखना होता है। ऐसा मत कर देना तुम एक यूनिट को ऐसे में रख रहे हो, एक यूनिट को सीजीएस में रख रहे हो, एक यूनिट को अपनी मर्जी वाली यूनिट में रख रहे हो। ऐसा कर दोगे तो गलत आंसर मिलेगा। सारी वैल्यू सेम यूनिट सिस्टम में रखो आप, या तो सारी वैल्यू आप ऐसे ही में रखो या सारी वैल्यू सीजीएस में रखो। सेम सिस्टम फॉलो करते हुए यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। अगर आपने इसे गड़बड़ी कर दी ना तो गलत आंसर आना तय है फिर। तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा केयरफुल रहे। चैप्टर जितना आसान है ना, उतना ही ये फंसाने वाला चैप्टर भी। मतलब कैलकुलेशन में अगर थोड़ा भी चूके ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा इसके अंदर फिर।
छोटी छोटी चीजें इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, है ना। हर बात को ध्यान से सुनना, अटेंटिव होकर सुनना, सोते भी नहीं सुनना है, फोकस्ड होकर सुनना है इधर बोर्ड पे, ठीक है। तो ये बताइए, इफेक्टिव मास का फॉर्मूला बोलो क्या होगा? एम इज इक्वल टू एच अपॉन में सी लैम्डा। बोल बेटा, एच का वैल्यू कितना? 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। बोल सी कितना? 3 इंटू 10 की पावर 8। बोलो ये कितना? 4400 इंटू 10 की पावर माइनस 10। क्या करें बताओ आप? ये कर लो। और क्या करें बताओ आप? ये 44 से 66 कट गया आपका 1.5 टाइम। अरे कट गया ना। चलो पावर पावर समेट लो एक साथ। 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 34 तो ऊपर, 3 इंटू 9 11 और 10 की पावर माइनस 1, प्लस आएगा, सॉरी प्लस 1। अरे ये आएगा ना। अब क्या करूं बताओ इसका? मैं इसको मैं लिख दू 1/2 इंटू 10 की पावर माइनस 35। ये इसको मैं लिख देता हूँ 5 इंटू 10 की पावर माइनस 36 किलोग्राम। मास किलोग्राम में निकलेगा ना। तो ये फोटोन का इफेक्टिव मास। छोटी छोटी कैलकुलेशन है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल करने वाली कैलकुलेशन है यहाँ पर। टफ है क्या बताओ यार? इससे सिंपल तो कुछ मिल नहीं सकता फिजिक्स में आपको, ठीक है ना। मॉडर्न फिजिक्स ऐसे ही चलेगा पूरा। ये जैसा भी आपको लग रहा है ना, शुरू से लेकर लास्ट तक ऐसे ही चलने वाला है मॉडर्न फिजिक्स। छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान से सुनना। और मैं तुमसे इसमें बहुत सारी गलतियां भी कराऊंगा, देखना आप लोग। बहुत सारी गलतियां इसी में करा दूंगा मैं आपसे। कर पाएंगे आप लोग? अच्छा देखो, ये तो इसमें न्यूमेरिकल सवाल हो गया। अब इसमें थ्योरेटिकल सवाल कैसे बन सकता है, ध्यान से सुनना। अच्छा, कंपेयर मास ऑफ ब्लू एंड रेड फोटोन। कंपेयर मास ऑफ रेड एंड ब्लू फोटोन। कितने बच्चे कंपेयर कर सकते हैं? कंपेयर मास ऑफ रेड एंड ब्लू फोटोन। ब्लू और रेड दो अलग अलग कलर के फोटोन्स हैं। आपको मास कंपेयर करना है कि विच फोटोन इज हेवियर, ब्लू और रेड। पक्का? श्योर? कितने बच्चे मानते हैं कि ब्लू फोटोन हेवियर होगा रेड फोटोन से? सर ऐसा कैसे कह रहे हो? आपने हाथ पे लेके थोड़ी देखा है। अच्छा अच्छा, फॉर्मूला है क्या इसका भी अपने पास? पक्का फॉर्मूला है? चले बताइए कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे? कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे? एम इज इक्वल टू एच अपॉन सी लैम्डा। फोटोन चाहे ब्लू हो, चाहे ग्रीन हो या रेड हो, सी और एस तो कांस्टेंट है, हटाओ इनको। अच्छा, लैम्डा अलग 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 का लैम्डा अलग अलग होता है ना। तो एम प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। अब ऑप्टिक्स की नॉलेज से आप लोगों को जानते हो कि लैम्डा रेड का ज्यादा होता है ब्लू से। जानते हैं ना आप लोग? जिसका लैम्डा ज्यादा रहेगा उसका मास कम रहेगा। तो बताइए मास किसका कम है? रेड का मास कम है और ब्लू वाले का मास ज्यादा। तो ये देखो मास कंपेयर कर दिया आपने। तो ऐसा भी सवाल बन सकता है। इसमें यहां तक लिख देना आपने। फिर लिखो इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन, लाइन चेंज करके, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन इज गिवन बाय, और जो बोर्ड पे लिख रहा है लिख दो, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन इज गिवन बाय। लिख दो बोर्ड से फटाफट से, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन इज गिवन बाय। कॉपी कर दो बोर्ड से। ये कौन सा नंबर का पॉइंट चल रहा था आपका? सेकंड नंबर का ना। पहला पॉइंट था एनर्जी के बारे में, सेकंड हुआ मास के बारे में, और थर्ड अपन बात करेंगे मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम समझते हैं आप लोग? व्हाट इज द मोमेंटम? मास मल्टीप्लाई बाई
किसके मोमेंटम की बात हो रही है? तो फोटोन की वेलोसिटी क्या होती है? तो बताइए फोटोन का मोमेंटम क्या लिखेंगे आप लोग? m इंटू सी। फोटोन का मोमेंटम क्या m इंटू सी लिख देंगे ना? मास इंटू वेलोसिटी। m इज द मास एंड c इज वेलोसिटी। तो m इंटू सी इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। क्लियर है बात? चलिए हो गया यहां तक। उसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड, मोमेंटम ऑफ फोटोन। चुपचाप लिख लो, मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम ऑफ फोटोन। मैं तेज तेज लिखा रहा हूँ कि तेज समझा रहा हूँ? तेज समझा तो नहीं रहा ना? ठीक है फिर तो ये तो नेचुरल। लिखे आप लोग मोमेंटम ऑफ फोटोन लिखे फटाफट से। अच्छा इधर देखो आप लोग, एक बार बोर्ड पे देख ले। ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर होता है ना? इधर देखो आप सब लोग, एक बार बोर्ड पे फोकस करें आप लोग। अच्छा मैं सी स्क्वायर को सी इंटू सी लिख दूं तो कोई बुरा नहीं मानेगा ना? मान तो रहो, क्या फर्क पड़ेगा? चलो एम इंटू सी क्या होता है? एम इंटू सी इज मोमेंटम, यही होता है ना? तो देख बेटा यहां से फॉर्मूला तैयार हो गया मेरे पास, ई इक्वल्स टू पी सी। बोलो ई इक्वल टू पी सी, क्या फॉर्मूला तैयार हो गया ना? अच्छा तो मुझे पी की तलाश थी, तो बोलो पी इज इक्वल्स टू ई बाई सी। तो ये फोटोन के मोमेंटम का पहला फॉर्मूला आ गया मेरे पास। अब ये सब याद रखना, आपको याद रखना। नहीं याद रखोगे तो इसके क्वेश्चन में नहीं होंगे फिर। बोलो पी बराबर क्या हो गया? सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड ई इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। अच्छा बताओ फोटोन की एनर्जी लिखने के दो फॉर्मूला और भी जानते हैं? तो आपके पास में मोमेंटम के दो फॉर्मूला और भी आने वाला है। लिख दो दोनों को। कौन कौन लिखा देगा मोमेंटम के दो फॉर्मूला और मुझे? चलो देखो, बोलो एक बार तो ई को क्या लिख दो? तो एक बार तो फॉर्मूला पी बराबर एच डी बाई सी लिख देंगे। अच्छा एक बार बोलो इस ई को क्या लिख दोगे आप? एच सी बाई लेमडा। तो एच सी बाई लेमडा इंटू सी। बोलो सी से सी काट दें। तो बोलो बेटा ये जो पी हो गया ना, जो मोमेंटम हो गया, बोलो मोमेंटम क्या हो गया? एच बाई लेमडा। तो देख बेटा मोमेंटम को लिखने के मेरे पास में तीन फॉर्मूला हो गया, ई बाई सी, एच न्यू बाई सी और एच बाई लेमडा। सर कौन सा फॉर्मूला काम में ले? क्वेश्चन को देखकर डिसाइड करो ना। जैसा डेटा वैसा फॉर्मूला। जैसे मैंने मान लो आपको फोटोन का सपोज फ्रीक्वेंसी दे दिया, क्या दे दिया? और फ्रीक्वेंसी देकर मैंने बोला कि यार फोटोन का मोमेंटम बताओ, क्या बता दोगे? जैसे एग्जांपल के लिए इधर देखो, जैसे मैंने आपसे बोला कि एक फोटोन का जो वेवलेंथ है वो है 4400 एंगस्ट्रॉम। फोटोन का मोमेंटम बताओ। बता सकते हैं क्या? कितने बच्चे फोटोन का मोमेंटम बता सकते हैं? बताना जरा। बोलो क्या हो जाएगा फोटोन का मोमेंटम? बोलो मोमेंटम के लिए फॉर्मूला एच बाई लेमडा लेना सही रहेगा ना? बोलो एच की जगह 6.6 इंटू 10⁻34। बोलो लेमडा कितना? 44। ये सही है क्या? नहीं, गलत हो जाएगा। इसको चेंज करो है ना। अच्छा ये बिंदी हटाओ और नीचे 10 लगाओ। ये कितनी बार हो गया? 1.5 टाइम। तो ये आपके पास हो गया 1.5। देखो नीचे की पावर अगर आप देखोगे ना तो 10⁻−7 रहेगी, ऊपर जाके +7। सही सही कर रहा हूँ क्या मैं? 3 - 7 और +7, तो ये हो जाएगी 27। तो 1.5 इंटू 10⁻−27, और इसकी यूनिट होती है ना केजी पर मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड। ये तो सब आता होगा ना? तो मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू 10⁻−27 केजी मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात? चलो एक क्वेश्चन आपके लिए दूंगा मैं, देखिए इसमें। और बोलना मत आप लोग आंसर कोई भी, है ना? बस निकालने के बाद हाथ खड़ा कर देना जो बताना चाहेंगे। आगे आंसर, हाथ जो खड़े कर रहे हैं उनका आगे आंसर।
कितना? हाँ बता बेटा, आंसर कितना है? तुमने हाथ खड़ा करा था ना? देखो ना, एक एक इतने इतने से फॉर्मूला में उलझे पड़े हो आप लोग। बताओ, देखो आप यार, एक बात बताना, ईमानदारी से बताना, मैंने अब तक जितने भी टॉपिक पढ़ा है, मेरे को नहीं लगता सिंपल कोई टॉपिक अभी तक पढ़ाया मैंने आपको। इससे सिंपल कोई टॉपिक अभी तक मैंने आपको पढ़ाया क्या? एक एक लाइन की फॉर्मूला, और फॉर्मूला भी बोर्ड पे लिखने में ये भी उम्मीद नहीं कर रहा कि फॉर्मूला आपको याद होगा पहले से। क्वेश्चन देने से पहले फॉर्मूला बोर्ड पे लिख रखा है मैंने। आप ही बताओ, एनर्जी दे रखी है, मोमेंटम पूछा है, फॉर्मूला ये रहा, ये लो। अब इसमें जान निकल रही है तुम लोगों का यार, बताओ, बताओ बेटा। यार अगर ऐसे करोगे तो फिर कैसे काम होगा यार, बताओ। मैं कह रहा हूँ ई ये रहा और फॉर्मूला है E/C। अब तुम E/C करने में तो नाटक कर रहे हो। कितना आया? हाँ हाँ कर रही, आंसर बता कितना आया? नहीं आया आंसर। आ गया, लेकिन बताएगी नहीं। क्यों? अरे गलत सही की क्या परवाह करनी है, जो भी है तू बता क्या आ रहा है। तू बताना जो भी आ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ बता बता। 16 × -20। हाँ एक ही बात है। 1.6 × 10⁻⁻21। नहीं नहीं, गलत है। हाँ 16 × 10⁻22 जाएगा। 1.6 × 10⁻21, ये इसका आंसर होगा। बताओ कितने बच्चों का आंसर आएगा, जल्दी बताओ आप। अच्छा सुनो, अब इधर देखो आप लोग। अच्छा, मोमेंटम के फॉर्मूला को अगर आप ऐसे लिख रहे हो ना, इधर देखो आप लोग। E/C तो मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया। अच्छा सी का वैल्यू तो सब जानते हैं आप लोग। बोल बेटा, सी का वैल्यू कितना होता है? 3 × 10⁸ क्या ये सी का वैल्यू होता है? अच्छा, एनर्जी को किस में रखना पड़ेगा? और दे रखा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सर एनर्जी को जूल में क्यों रख रहे हो आप लोग? ऐसा है, नीचे वाला आपने वैल्यू ऐसा यूनिट में रखा है ना। आपने सी को किस में पुट करा है? एसआई में। तो अगर आपने सी को अगर एसआई में पुट करा है, अगर मीटर पर सेकंड में आपने पुट करा है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एनर्जी को आप जूल में लेकर आओ। आप किस में लेकर आओ? अब इधर बोर्ड पे देख लो, पहले पेन नीचे रख दो पहले। ये कन्वर्जन चैप्टर में फ्रीक्वेंटली करने पड़ेंगे, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। बार बार ऐसे कन्वर्जन चैप्टर के अंदर आएंगे तो देखो, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, लेकिन एग्जामिनर बहुत आराम से उलझा सकता है आपको यहाँ पर भी। ठीक है ना? देखो बेटा, 3। अच्छा मेगा का मतलब क्या होता है? 10⁶। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदलना पड़ेगा जूल में। अरे बदलना पड़ेगा ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये जूल आ गया, और ये मीटर पर सेकंड आ गया। ऊपर नीचे सब ऐसा यूनिट में चल रहा है मामला। अरे चल रहा है कि नहीं चल रहा? बस बाकी तो फिर आप एक्सपर्ट हो इसी। ये 3 से 3 और तो कुछ बचा ही नहीं इसमें काटने लायक। ये -2 -21 आ गया, तो ये आ गया आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻21। और ये मोमेंटम है तो केजी मीटर पर सेकेंड। क्या बात क्लियर है? कोई परेशानी या कोई कंफ्यूजन? नीट का क्वेश्चन है जो लिखा है मैंने अभी। अच्छा मैंने 3 लिखा है ना, उसने 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया था नीट में क्वेश्चन। मतलब ये नीट 2009 या 10 के आसपास का क्वेश्चन है। उसमें एनर्जी को दिया था 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे मैंने 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा ना, उसने 1 लिख दिया, तो आंसर उसके हिसाब से आ जाएगा। काम करने का तरीका ये रहेगा उसमें भी। क्लियर है बात? चलो लिख दो आप इसको। हेडिंग क्या लिखोगे आप बताओ? बस खत्म बात। मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम ऑफ फोटोन हेडिंग लिख के पॉइंट नंबर 3 था ये। पहला पॉइंट था एनर्जी ऑफ फोटोन, सेकंड पॉइंट था इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन, एंड थर्ड पॉइंट है आपका मोमेंटम ऑफ फोटोन। लिख दो इसमें। अच्छा चलो मेरे को ना एक और चीज बताओ आप। चलो ये तो मोमेंटम के फॉर्मूला जो लिखे ना मैंने, ये फॉर्मूला किसके लिए है? फोटोन के लिए। अच्छा ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, E = PC,
ई बराबर पीसी जो फॉर्मूला लिखा, ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? फोटोन के लिए वैलिड है, ये बाकी अदर पार्टिकल्स के लिए अप्लाई नहीं होगा। जैसे सर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या मैं ई बराबर पीसी लगा सकती हूँ? नहीं लगा सकते हो। प्रोटॉन के लिए, अरे प्रोटॉन के लिए नहीं लगा सकते हो। ई बराबर पीसी केवल किसके लिए लगता है? केवल फोटोन के लिए लगेगा। याद रखना, पार्टिकल्स के लिए गलती से भी अप्लाई मत कर देना। क्यों? पार्टिकल की स्पीड कभी लाइट की स्पीड के बराबर संभव है क्या? कभी कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता। फोटोन तो खुद एक लाइट है, तो वो तो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना ही करना है। बाकी जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए ये ई बराबर पीसी नहीं लगेगा, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए नहीं लगेगा। पार्टिकल्स के लिए अप्लाई नहीं होगा ई बराबर पीसी। ई बराबर पीसी इज वैलिड ओनली फॉर फोटोन, इज नॉट अ पार्टिकल। समझ गए? फोटोन इज नॉट अ पार्टिकल, फोटोन इज द पैकेट ऑफ एनर्जी। तो नोट करके लिखो इस पॉइंट को, नोट करके लिखो। बोल दो, E इज इक्वल्स टू पीसी, देखो फटाफट, E इज इक्वल्स टू पीसी इज वैलिड only for photons. E is equals to PC is valid only for photons, not for particles. E is equals to PC is valid only for photons, not for particles. Particles के ब्रैकेट में लिख दो आप। पार्टिकल का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटसेट्रा। तो इनके लिए कभी भी ई बराबर पीसी गलती से भी मत लगा देना। लगा दिया तो गलत हो जाएगा मामला। फोटोन के लिए लगा सकते हो ई बराबर पीसी, पार्टिकल्स के लिए अप्लाई नहीं होता है। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए उसके बाद में लिखिए आप इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। पॉइंट नंबर 4, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अच्छा, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब तो समझते ही होंगे आप लोग। क्या होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट? ऐसी लाइट जिसमें एक ही वेवलेंथ हो। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब ऐसी लाइट जिसमें केवल एक ही वेवलेंथ हो, मोनोक्रोमेटिक। मल्टीपल वेवलेंथ वाली लाइट नॉन मोनोक्रोमेटिक। अरे जैसे किसी लाइट के अंदर अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट मिक्स हो रही है, तो वो लाइट क्या कहलाएगी? नॉन मोनोक्रोमेटिक। और मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है जिस लाइट में केवल एक सिंगल वेवलेंथ प्रेजेंट हो वो मोनोक्रोमेटिक, और जिस लाइट में मल्टीपल वेवलेंथ प्रेजेंट हो वो नॉन मोनोक्रोमेटिक। क्लियर है बात? चलिए मैं बात कर रहा हूं मोनोक्रोमेटिक लाइट के बारे में। किसके बारे में? अपन मोनोक्रोमेटिक लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोला जाता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है तो सिंपल सी कहानी है कि उससे जो लाइट एमिट हो रही है, उससे जो लाइट निकल रही है, वो एक फिक्स वेवलेंथ या फिक्स फ्रीक्वेंसी की लाइट निकल रही है। एक फिक्स वेवलेंथ वाली लाइट उससे निकल रही है, या कह लीजिए एक फिक्स फ्रीक्वेंसी वाली लाइट उससे निकल रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी वो मैं न्यू मान लेता हूँ। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, फ्रीक्वेंसी कितनी है? न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो, और न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट मान लीजिए कोई सोर्स एमिट कर रहा है। अच्छा, अगर उससे जो लाइट इमिट हो रही है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो क्या आप उसके फोटोन की एनर्जी लिखा सकते हैं? कितने बच्चे फोटोन की एनर्जी लिखा देंगे? फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? एच न्यू। अभी तो बताया था ना यार। तो फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? अच्छा, मैं क्या करता हूं, मैंने उस लाइट को एक ऐसी सरफेस पर इंसिडेंट किया जिसका एरिया ए मान लो। लाइट को मैंने सरफेस पर इंसिडेंट किया, एरिया कितना मान लो, और मान लो टी टाइम के लिए इंसिडेंट करा। मैंने लाइट को टी टाइम के लिए इंसिडेंट करा एक सरफेस पर जिसका एरिया कितना है? ए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कितनी एनर्जी उस सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है? अच्छा, टी टाइम में कितने फोटोन मान लो? एन। मैंने मान लिया कि टी टाइम में कितने फोटोन्स? कैपिटल एन फोटोन मान लीजिए कि टी टाइम उस सरफेस पर आकर स्ट्राइक करते हैं। अच्छा, एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी है? और आप टी टाइम में ये मान के चल रहे हो कि एन फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं सरफेस को, और टी टाइम में अगर एन फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं तो एन फोटोन की एनर्जी कितनी? तो व्हाट इज द इंसिडेंट एनर्जी ऑन द सरफेस?
और इंटेंसिटी निकालने का तरीका होता है एनर्जी, वो भी होता है पावर पर यूनिट एरिया भी होता है, लेकिन ये भी तो होता है ना एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इंसिडेंट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। क्या आप उसको इंटेंसिटी बोलते हैं? ठीक है, तो ध्यान से सुने आप लोग, ध्यान से सुने। तो देखो जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, अच्छा इंटेंसिटी का एक और नाम होता है एनर्जी फ्लक्स भी बोलते हैं इसको, पढ़ रखा है आपने? तो इंटेंसिटी ऑब्लिक एनर्जी फ्लक्स भी लिख लो आप उसको, इंटेंसिटी ऑब्लिक एनर्जी फ्लक्स ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑब्लिक एनर्जी फ्लक्स ऑफ लाइट। चले बोर्ड पे देखेंगे, पूरा फोकस पूरा टेंशन आपका बोर्ड की तरफ होना चाहिए बना, ध्यान से सुन लेना। तो देखो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला होता है, ये जनरल फॉर्मूला इंटेंसिटी का हो गया। चलो अब मैं इस फॉर्मूला को पर्टिकुलर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मॉडिफाई करने जा रहा हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर इंटेंसिटी को मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनो। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि लेट एन फोटोन्स इंसिडेंट, लेट एन फोटोन इंसिडेंट इन टी टाइम, लेट एन फोटोन इंसिडेंट इन टी टाइम। तो बताइए जो टोटल इंसिडेंट एनर्जी होगी ना, बोलो वो क्या हो जाएगी, एन एच न्यू। तो टोटल इंसिडेंट एनर्जी बोलो क्या एन एच न्यू हो जाएगी ना, भाई एक फोटोन की एनर्जी तो एच न्यू हो गई, और आप ये मान के चल रहे कि टी टाइम में एन फोटोन इंसिडेंट होने के सरफेस पर, तो टोटल इंसिडेंट एनर्जी हो जाएगी आपके पास एन एच न्यू। बोलो क्लियर है? तो मुझे इंटेंसिटी निकालनी है, लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी, तो देखो इंसिडेंट एनर्जी निकाल लो पहले। तो बोलो इंसिडेंट एनर्जी कितनी होगी, एन एच न्यू डिवाइडेड बाई 80, यही होगा ना, एरिया नहीं एरिया इंटू टाइम इंटेंसिटी होगी। अच्छा बताओ एन इज व्हाट, एन और टी इज व्हाट। तो देखो ये जो एन बाई टी है ना, इसको मैं स्मॉल एन से दिखा रहा हूँ, बहुत बार कराया आपने, एनएलएम में भी करा है, बुलेट्स है ना, इतने इतनी बुलेट्स पर सेकंड फायर कर रही है गन, तो उसको स्मॉल एन लिखा होगा आपने, नंबर ऑफ बुलेट्स आर कैपिटल एन, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड आर स्मॉल एन। तो वही चीज यहाँ पर चल रही है, कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ फोटोन्स एंड नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड इज स्मॉल एन। तो अगर नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड अगर दे रखा है तो स्मॉल एन दे रखा है, और नंबर ऑफ फोटोन्स अगर दे रखा है तो कैपिटल एन दे रखे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो बता बेटा स्मॉल एन को क्या लिख दूं मैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। तो स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। तो देखो ये जो एन बाई टी है इसको स्मॉल एन से लिख दूं मैं। तो देख बेटा इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला मेरे पास बनेगा, बोलो वो क्या बनेगा, एन एच न्यू अपॉन में ए। बोलो किसका फॉर्मूला ये, क्या बोलो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया ना। तो ये मेरे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अच्छा इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ, मैं न्यू को लिख सकता हूँ सी बाई लेमडा। न्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, तो अगर मैं न्यू को अगर सी बाई लेमडा यहाँ से लिखता हूँ तो ध्यान से सुनो, इंटेंसिटी का मेरे पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा, बोलो एन एच अपॉन ए तो चलने दो, और बोलो न्यू को लिख दिया मैंने सी अपॉन में लेमडा। क्या बोलो ऐसा हो गया ना। तो बोलो इंटेंसिटी का फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया, एन एच सी अपॉन में ए लेमडा। तो ये मेरे पास इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला आ गया। बोलो मामला क्लियर है? तो ये मेरे पास लाइट की इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, एक फॉर्मूला ये भी होगा और एक फॉर्मूला वो भी हो गया। क्या बात क्लियर है? अच्छा एक और बात आप देखें, अच्छा फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट, मान लीजिए कि अगर आपका जो लाइट का सोर्स है अगर वो मोनोक्रोमेटिक है, अच्छा मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स के लिए बताओ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, या कह लीजिए कि वेवलेंथ भी। तो ध्यान से सुनना, अब इधर देखना आप सब लोग, जैसे चाहे ये फॉर्मूला लो या वो वाला फॉर्मूला, कोई सा फॉर्मूला काम में ले लो आप। जैसे मान लो मैंने ये वाला फॉर्मूला काम में ले लिया, आई इक्वल्स टू एन एच न्यू अपॉन में ए, सपोज ये फॉर्मूला काम में ले लिया, ये भी काम में ले सकते थे आप इंटेंसिटी के लिए। अच्छा बताओ एच तो क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट। अगर मोनोक्रोमेटिक सोर्स है तो बताओ लाइट की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी कि बार बार बदलेगी। उस सोर्स से जो लाइट एमिट हो रही है उसकी सारी जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है। बोलो क्लियर है? जो सरफेस है जिस पर लाइट इंसिडेंट कर रही है उसका एरिया भी क्या है, सेम है, वो भी चेंज होने से रहा। तो बताइए आई प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एन। आई प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एन। गेट बंद करना एक बार, आई प्रोपोर्शनल टू बोलो एन हो गया ना। इसका मतलब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रिलेशन है, बार बार काम आएगा इस चैप्टर में। इसका मतलब ध्यान से समझना,
आगे जाकर जब इस चैप्टर में अपन लेनार्ड के जो एक्सपेरिमेंट्स है जिनके बारे में पिछली क्लास में मैंने बात करी थी, उसको जब मैं आपको समझाऊंगा ना, तो वहां पर अपन इस तरह की बात करेंगे। मैं बोलूंगा कि देखो लाइट की इंटेंसिटी को हमने बढ़ा दिया है, या मैं बात करूंगा कि लाइट की इंटेंसिटी मैंने कम कर दी। तो जैसे ही मैं ये वर्ड बोलूँ कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी है, बताओ इसका मतलब क्या समझना है? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। तो अगर मैंने बोला कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी है, दैट मींस नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन पर सेकंड बढ़ा दी है। इंटेंसिटी अगर कम कर दी है तो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स पर सेकंड मैंने कम कर दिए। आप ऐसे समझो, सपोज पहले जो भी इंटेंसिटी थी, मान लो इंटेंसिटी कितनी थी आई, और पर सेकंड इंसिडेंट फोटोन से मान ली 200। पर सेकंड कितने फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं? जब आई इंटेंसिटी है तो पर सेकंड किसी सरफेस पर 200 फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं। अब मैंने बोला कि इंटेंसिटी को मैंने डबल कर दिया, लाइट इंटेंसिटी इज डबल। इसका मतलब क्या समझोगे? per second incident photons are 400. Light intensity is half. तो पर सेकंड इंसिडेंट फोटोन्स आर 100। मतलब अगर आई इंटेंसिटी पर अगर 200 फोटोन पर सेकंड अगर इंसिडेंट हो रहे हैं ना, तो फ्रीक्वेंसी डबल तो 400 इंसिडेंट होंगे, और फ्रीक्वेंसी आधी करते तो 100 इंसिडेंट होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत काम का रिलेशन है, बार बार काम आएगा। तो याद रखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जब भी मैं आपसे बोलूं कि इंटेंसिटी को बढ़ा दिया है, तो समझ जाना कि इंसिडेंट फोटोन्स को बढ़ा दिया है। पर सेकंड इंसिडेंट फोटोन्स को बढ़ा दिया है, इंटेंसिटी को कम कर दिया है, तो पर सेकंड इंसिडेंट फोटोन्स को भी हमने कम कर दिया है। ये बार बार काम आने वाली अपनी बात। क्लियर है बात? चलो यहां तक लिखो, इसमें आगे और भी बात करेंगे अगली क्लास में। ये किसका था?